का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और उसका असर हमारे आपके जीवन पर किस तरीके का से पड़ता है वो बताने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा फटाफट नजर ऑन द शो पर डाल देते हैं और ये बताते हैं आपको कि किन महत्वपूर्ण खबरों पे हम बात करने वाले हैं। अब बदलेंगे बीमा कंपनियों के प्लान। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद जो है कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, डिटेल में बताएंगे। गले फंसा है नकली दवाओं का जाल, इस पर भी होगी आज विस्तार पूर्वक चर्चा। असंगठित क्षेत्र में बेकारी का विस्फोट, कहां से आए हैं आंकड़े और क्या कुछ इसके मायने हैं, इस पर भी डिटेल में करेंगे चर्चा। एक और म्यूचुअल फंड पर जो है चला है, सेबी की तरफ से सख्ती हुई है, उसका क्या कुछ असर होगा और आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर होगा, ये भी हम विस्तारपूर्वक बताएंगे। जीएसटी पर राज्यों को कैसे समझाएगी सरकार, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। चीनी कंपनियों के लिए खुलने लगे हैं दरवाजे, क्या है पूरी खबर, अब से बस थोड़ी देर में डिटेल में करेंगे बातचीत। इस साल सितंबर से लागू होने वाले नए सरेंडर वैल्यू नियमों के असर को कम करने के लिए जीवन बीमा कंपनियां अपनी रणनीति में अब बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। इसके तहत गारंटीड बीमा उत्पादों में बदलाव किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि नए सरेंडर वैल्यू नियमों से जीवन बीमा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। सर, कौन कौन से उत्पादों में बदलाव हो सकता है और कैसे किया जाएगा ये? बीमा कंपनियों को झटका लगा है विपुल जी इस फैसले से IRDA की तरफ से, क्योंकि बीमा कंपनियां ऐसे उत्पाद बेच रही थीं जिन उत्पाद में अगर आपको सरेंडर करना होता था पहले साल दूसरे साल में तो बीमा निवेशक को या बीमा लेने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता था। अब जो नए नियम आए उसमें उनको पहले साल में भी कुछ वापसी करनी पड़ेगी अगर कोई अपनी पॉलिसी बंद कर देता है, उसके बाद भी वापसी करनी होगी। उसका फार्मूला विस्तार से IRDA तय कर चुका है। अब इसके बाद बीमा उद्योग के उत्पादों में या उनके प्लान्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं। बीमा कंपनियां आमतौर पर जिन उत्पादों को या जिन प्लान्स को बेचने में सबसे ज़्यादा उत्साहित रहती हैं, आगे रहती हैं, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन पार प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं, जिनमें गारंटीड रिटर्न्स होते हैं और गारंटीड रिटर्न देकर उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। भारत में LIC की तरफ से भी और इससे पहले भी जिन बीमा उत्पादों की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है वो गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि एक निर्धारित रिटर्न का कमिटमेंट किया जाता है। और कंपनियों के प्रोडक्ट मिक्स में भी ऐसे प्रोडक्ट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसमें लगातार बढ़त भी हो रही थी। लेकिन अब सरेंडर वैल्यू का नियम बदलने के बाद, सरेंडर के समय कम पैसा दिए जाने की शर्त लगाए जाने के बाद अब कंपनियों को ऐसे प्रोडक्ट, नॉन पावर प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, उनकी संख्या घटानी पड़ेगी और उन्हें नए तरीके के उत्पाद लाने होंगे जिसमें कि वो उनकी लागत रिकवर हो सके और वो जो सरेंडर के नए नियम हैं उनको पालन कर सके। तो इसलिए आने वाले समय में बीमा कंपनी आपके पास अब शायद गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट नहीं लेकर आ पाएंगी या कम संख्या में लेकर आएंगी। बिल्कुल। इधर दवा नियामक CDSCO को देश भर में महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक 50 दवाएं खराब क्वालिटी की मिली हैं। इनमें बुखार की दवा पैरासीटामोल 500 mg, हाइपरटेंशन की दवा टेलमिसार्टन, कफ सिरप, कफ्टीन, पेन रिलीफ, डाइक्लोफेन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम टैबलेट शामिल है। दवा नियामक ने हिना मेहंदी को भी खराब क्वालिटी का पाया है। सर, ये कहाँ से इतनी क्वालिटी में खराब चीज़ें निकली हैं और क्या कार्रवाई की गई? भारत के दवा उद्योग की मुश्किलें कम नहीं हो रही, दाग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के बाजारों में कई जगह जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO है, उसने अपने छापों में पाया कि कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं नकली हैं या खराब स्टैंडर्ड की जो बाजार में बिक रही हैं। इनमें कुछ के नाम आपको विपुल जी ने बताए। इनमें पैरासीटामोल भी है, इसमें कफ्टिन भी है, इसमें जो सीजर्स को कंट्रोल करने वाली, जो दौरों को कंट्रोल करने वाली दवा है क्लोनामेजेपान, वो भी है, और इसके अलावा पेन किलर दवाएं भी हैं। इन दवाओं को नकली पाया गया और इन्हें खराब स्टैंडर्ड का पाया गया है। इसके बाद खासी सनसनी है दवा उद्योग में इस कार्यवाही के बाद, क्योंकि काफ़ी बिकने वाली दवाएं, और ये दवाएं कई ब्रांड बनाते हैं भारत में, कई अलग अलग कंपनियों के पास ये ब्रांड बनाए जाते हैं। इसके बाद ये जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो पूरे देश से कलेक्ट किए गए थे। इसमें गुजरात के सैंपल थे, हिमाचल के सैंपल थे, जयपुर के थे, उत्तराखंड में हरिद्वार के सैंपल थे, अंबाला, इंदौर, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। इनमें ये दवाएं नकली या ख़राब पाई गई हैं। इसके बाद DGCI ने इस पूरी लिस्ट को दवा उद्योग के साथ बांटा है और कंपनियों को इस बात की
चेतावनी दी है। तो इसलिए दवा खरीद रहे हों तो ध्यान रखिए, वो दवा नकली भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल काफ़ी टेंशन वाली बात है। कई बार हम सीधे मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा के नाम पे ले लेते हैं कि दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, तो ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। भारत में क्विक कॉमर्स मार्केट में हो रहे तेज विस्तार को देखते हुए निवेशक इन कंपनियों में बड़ा निवेश कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो को हाल ही में करीब 5556 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसके अलावा स्विगी भी आईपीओ के जरिए $450 मिलियन जुटाने की तैयारी में है। वहीं अगले महीने फ्लिपकार्ट भी इस बाजार में कदम रखने जा रही है। क्विक कॉमर्स में बढ़ते निवेश और प्रतिस्पर्धा के बीच माना जा रहा है कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों के बीच अब डिस्काउंट की जंग भी शुरू हो सकती है। सर, क्विक कॉमर्स कंपनी अपना मार्केट बढ़ाने के लिए और क्या कुछ कर सकती है? डिस्काउंट बढ़ेंगे। बहुत लंबे समय बाद हमें ई कॉमर्स में डिस्काउंट लौटे दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ई कॉमर्स में तो डिस्काउंट सब खत्म हो चुके हैं, कंपनियों की मोनोपोली स्थापित हो चुकी है। लेकिन अभी क्विक कॉमर्स के बाजार में 3-4 कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। जैसे जेप्टो दिल्ली एनसीआर के बाजार में बड़ी कंपनी है और उसके पास फंडिंग भी आ गई, तो इस बाजार में वो डिस्काउंट बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसका सीधी चुनौती ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को होगी, जो कि जोमेटो और स्विगी के ब्रांड हैं। इसके अलावा कंपनियां अब नई पूंजी के साथ डार्क स्टोर्स खोलने पर निवेश करने वाली हैं। अभी तक कंपनियां जिस व्यवस्था से काम करती हैं, कोई कॉमर्स कंपनियां, उसमें जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स का चेन है, वर्तमान जो रिटेलर्स की चेन है, उनके साथ काम करके और वो उत्पाद पहुंचाती हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट एक नया मॉडल लेकर आ रही है, जिसमें वो डार्क स्टोर खोलेगी। डार्क स्टोर का मतलब है कि उनके अपने स्टोर्स होंगे, वो आमतौर पर वो फ्रेंचाइजी में किसी के साथ लिए जाएंगे, पर वो विशेष रूप से खास तौर पर फ्लिपकार्ट या जेप्टो या ब्लिंकिट के कस्टमर्स के ग्राहकों के लिए काम करेंगे और उन्हें वो सामान समय से और जल्दी आपूर्ति करेंगे। इसके साथ भारत में एक बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। ग्रॉसरी डिलीवरी को लेकर, क्विक कॉमर्स को लेकर एक नए तरीके का सप्लाई चेन और नए तरीके के रिटेल नेटवर्क की तैयारी होने वाली है। और इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि क्विक कॉमर्स जो दुनिया के अन्य देशों में सफल नहीं हुआ, वो भारत में सफल होता दिखाई दे रहा है। ई कॉमर्स की तुलना में, रेस्टोरेंट्स के ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स की तुलना में क्विक कॉमर्स भारत में सफलता की बड़ी कहानी है। और इस बीच विश्व बैंक के एक ताज़ा अध्ययन में सामने आया है कि युवा और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कोरोना महामारी के दौर की बेकारी का खौफ अब भी बरकरार है। उसी खौफ की वजह से ये लोग कम वेतन पर काम करने को तैयार हैं। इन लोगों की ओर से वेतन की इच्छा घटने का एक बड़ा असर शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन के मामले में देखने को मिल रहा है। नौकरी छूटने का डर और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में पलायन की इच्छा में 65% की कमी देखने को मिल रही है। सर, ये विश्व बैंक का आंकड़ा क्या कुछ बता रहा है? विश्व बैंक के आंकड़े ने बताया है कि कोरोना ने भारत का जो श्रम बाजार है उससे गहरे घाव दिए हैं और वो घाव भरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। समय बीत रहा है 3-4 साल का और खासी महत्वपूर्ण जानकारियां इस रिपोर्ट में आई। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना से पहले तक भारत के शहरी इलाकों में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी थी रोजगारों में और काम में। इसके सरकारी आंकड़े भी उपलब्ध थे। 2012 के बाद 2012 से लेकर और 2018 तक गाँव से शहरों में आने वाले लोग अब व्यक्तिगत रूप से नहीं आते थे, बल्कि परिवारों के साथ आते थे। और इसलिए हमने प्रमुख शहरों में गांव से परिवारों को आकर उनको बसते हुए देखा, और जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम करता था। यानी इनकम के 2 स्रोत होते थे, महिला भी और पुरुष भी काम करते थे। कोविड के बाद ये पूरी परिस्थिति बदली, परिवारों को वापस गांव में जाना पड़ा और इसके बाद गांव में जो श्रमिकों की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई, और उसे देखते हुए अब इन महिलाओं में, या जो महिलाएं शहरों में काम करना चाह रही थी, उन्हें अब बहुत ज़्यादा उम्मीद श्रम बाजार में नहीं दिखाई दे रही है। 2 वजह है। एक तो ग्रामीण इलाकों में लेबर की बहुतायत है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए भी ग्रामीण इलाकों में इन्हें काम मिलने की उम्मीद नहीं है और इसलिए ये आपको लगातार रूरल वेजेस की ग्रोथ रेट में दिखाई दे रहा है, जो या तो गिर रही है या स्टेबल है। दूसरी तरफ शहरों में नए रोजगार निकलना नहीं शुरू हुए हैं और इसलिए भारत के शहरों से जो ग्रामीण इलाकों में जाने वाला धन था, जो रेमिटेंसेस थे, उनमें भी तेज गिरावट आई और ये पूरा पहिया अब पूरा संतुलन भारतीय श्रम बाजार का, खासतौर से ग्रे कॉलर जॉब्स का, वो कोविड के बाद बिगड़ गया, वो ठीक होता नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए अब कम मजदूरी पर काम करने की मजबूरी है। लेकिन सर, इसी तरह के कुछ आंकड़े असंगठित क्षेत्र को लेकर के अभी आज सामने है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? ये भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ताज़ा आंकड़े जो हमारे पास असंगठित क्षेत्र की नौकरियों को लेकर आए हैं, जो नेशनल NSO का जो ताज़ा सर्वे आया 2015-16 का, उसने ये बताया के बाद का सर्वे है, उसने ये बताया है कि भारत के असंगठित क्षेत्र में पिछले 7 सालों में करीब 54 लाख नौकरियां गई हैं।
5.4 मिलियन, और ये नौकरियां, ज़्यादातर नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गई हैं। अभी बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। हम एक तरफ देख रहे हैं, हमें लगातार सुनने को मिल रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति होनी चाहिए, पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो असंगठित क्षेत्र की छोटी इकाइयाँ हैं, जो छोटे मोटे सामान बनाती हैं देसी तकनीक के आधार पर, इनके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और इसकी 2-3 बड़ी वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि लागत बढ़ी है कच्चे माल की, जो इसमें जिनका इस्तेमाल करते थे। दूसरी चीज़, आयात बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है, जिसके कारण सस्ता सामान इंपोर्ट होकर आ रहा है। और तीसरा ये कि ये कंपनियां जिनको आपूर्ति करती थी, जिन छोटी मझोली कंपनियों को आपूर्ति करती थी, उन्होंने भी अपने स्तर पर इनका उत्पादन शुरू कर दिया। और इसलिए ये इस पूरे सेक्टर में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। और वो बेरोजगारी की समस्या हमें ओवरऑल पूरे भारत के बेरोजगारी के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है। इधर शेयर बाजार में इस साल आई तेजी में विभिन्न कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। इस साल अब तक प्रमोटर्स ने 27,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ये 2023 की पहली छमाही के मुकाबले 23% अधिक है। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर को में 15,300 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। दूसरी ओर FY24 में लिस्टेड कंपनियों के मुनाफा तो बढ़ा है, लेकिन उन्होंने निवेशकों को डिविडेंड यानी कि लाभांश में कटौती कर दी है। सालाना आधार पर देखें तो लाभांश भुगतान में 4.7% की कटौती देखने को मिली। सर, ये चल क्या रहा है? पैसे आ रहे हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, ना विस्तार हो रहा है, ना निवेशकों को रिटर्न दिए जा रहे हैं। कंपनियां बाजार में अपनी में तेजी को इनकैश करा रही हैं। हालांकि जो बड़ी डील्स हैं, डील्स उसमें एक इंडस टावर की डील आपको विपुल ने बताई। इसके अलावा ब्लैकस्टोन की 6,680 करोड़ रुपए की डील थी 3,836 करोड़ रुपए की सेल वर्लपूल की थी, और 1,800 करोड़ रुपए की सेल महिंद्रा के प्रोमोटर्स की थी। बाजार में इस समय तेजी का लाभ प्रमोटर्स को कई तरह से मिल रहा है, और उस लाभ के बदले या उस जो सेल ऑफ हो रही है इक्विटी की, उसे वापस पूंजी निवेश में नहीं ले जाया जा रहा है। और यही भारत के बजट की और सरकार की बड़ी चुनौती होने वाली है। पिछले 2 साल से 3 साल से शेयर बाजार में जितनी तेजी दिख रही है, कैपेक्स में उतनी कहीं बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, पूंजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए भारत की शेयर बाजार की तेजी या GDP ग्रोथ की तेजी रोजगारों के बाजार से बिल्कुल उल्टी दिखती है, क्योंकि आमतौर पर शेयर बाजारों की तेजी के पीछे अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर भी होनी चाहिए। अब कंपनियां बाजार में तेजी के सहारे प्रमोटर्स अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, और उससे जो मुनाफा ले रहे हैं उसका निवेश कहीं दूसरी जगह वेल्थ क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, या वापस उसे स्टॉक मार्केट में प्लाउ बैक किया जा रहा है, ऐसा भी माना जाता है। चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ बजट से जुड़ी खबरों का। खाद्य तेलों के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP ने डायनेमिक इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर की सिफारिश की है। आयात के लिए प्रस्तावित टैरिफ सिस्टम न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ घरेलू और वैश्विक कीमतों पर आधारित होगा। सर, ये डायनेमिक ड्यूटी काम कैसे करेगी? डायनेमिक ड्यूटी सिस्टम लाने की बात हो रही। एक तो सरकार इस डायनेमिक ड्यूटी सिस्टम के साथ इस बात का संकेत दे रही कि कच्चे तेल के आयात पर, खाने वाले तेल के आयात पर निर्भरता लगभग वैसी ही रहेगी जैसे कि कच्चे तेल के आयात पर है, क्योंकि भारत दोनों ही तेल, ईंधन का तेल और खाना पकाना का तेल, इन दोनों पर आयात पर निर्भर है। और इसलिए अब इसकी ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदलने की बात हो रही, जो शायद बजट में जिस पर हमें कुछ संकेत मिलेंगे। अभी तक सरकार को हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में खाद्य तेल के आयात पर अलग अलग समय पर शुल्क तय करना होता था, पर अब एक ऐसा स्ट्रक्चर लाया जाएगा जिसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP तय किया गया है, क्योंकि खरीफ का MSP अभी आपके सामने आया, जो कि तिलहन फसलों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसल सीजन है, उस MSP को आधार बनाकर इंपोर्ट ड्यूटी को तय किया जाएगा, जिससे कि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा भी हो सके। और इसके अलावा जो क्रूड और रिफाइंड ऑयल है, इसको लेकर काफ़ी असमंजस रहता है। एक तो आप कच्चा पाम ऑयल या कच्चा एडिबल ऑयल भारत में इंपोर्ट करते हैं, जिससे भारत में रिफाइन करके बेचा जाता है, और दूसरा प्योर रिफाइंड होता है, जिसको सीधे मंगाया जाता है और पैक करके बाजार में बेच दिया जाता है। इसके ऊपर का भी डिफरेंशियल 10 से 15% के आसपास रखा जाएगा, ताकि भारत में इसकी प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस दृष्टि से खाद्य तेल की कीमतों पर असर डालने वाला होगा आने वाला बजट। खाद्य तेल की कीमतों और आयात और उसकी लागत में कुछ फेरबदल हो सकता है। इस बीच सरकार MSME को कर्ज देने के लिए एक अलग बैंक स्थापित करने पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार MSME में क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए कदम उठा सकती है।
मौजूदा समय में सिडबी एमएसएमई को कर्ज देने वाले बैंकों को बड़े पैमाने पर रिफाइनेंस करता है। राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को सीधे कर्ज देते हैं। सर, नई वित्तीय संस्था बनाने का क्या फायदा होगा? बस फिर एक नई वित्तीय संस्था बनाने की बात चल रही है, जबकि एमएसएमई को कर्ज देने की जिम्मेदारी देश के पूरे सेक्टर को दी गई। हर बैंक के पास एमएसएमई ब्रांच है, एमएसएमई वर्टिकल है। एनबीएफसी से एमएसएमई को कर्ज देने के लिए कहा गया है। सिडबी रिफाइनेंस के तौर पर काम करता है। इसके अलावा जो सरकारी संस्थाएं वो अलग से कर्ज देती हैं। इसके अलावा बात भी एक स्पेशल बैंक बनाने का औचित्य समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात जो एमएसएमई क्रेडिट फ्लो की है, जो सरकार भी रियलाइज कर रही है, स्वीकार कर रही है, सरकार की अलग अलग रिपोर्ट्स में भी आती है, वो सबसे बड़ी ये है कि एमएसएमई को मिलने वाले कर्ज की लागत बहुत ज़्यादा है, कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन कंपनियों की जो बैंकेबिलिटी है वो सीमित होती है। इसलिए सामान्य अच्छे बड़े उद्योगों को जिस दर पर कर्ज मिलता है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कम से कम 5 से 6% ज़्यादा ब्याज दर पर इन्हें कर्ज मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती एमएसएमई उद्योगों की है कि उनके पेमेंट साइकिल्स अच्छे नहीं हैं। उनको 60 से 65 दिनों तक अपने भुगतान का इंतजार करना पड़ता है और इसलिए उनके पास हमेशा पूंजी की कमी रहती है। इसका समाधान नीतिगत तौर पर कहीं निकालने की ज़रूरत है। नई वित्तीय संस्था भी जिनके लिए कर्ज लेकर आएगी, उस कर्ज की दरें तो वही होंगी जो उनको दूसरे सरकारी या निजी बैंक दे रहे हैं। इस बीच अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार को आयोजित हुई। जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स छूट देने, टैक्स स्लैब को कम करने और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने जैसे कई मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स पेयर के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस को जीएसटी से छूट शामिल है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान के बाहर होटल सर्विस को भी जीएसटी से राहत दी गई है। सर, पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी में लाने पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही? पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी में लाने का मामला वहीं फंसा हुआ है। बैठक में समय भी कम था और ये बजट से पहले की बैठक थी, लेकिन अब मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में वैसे उम्मीद तो बहुत सारे फैसलों की थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं और ये ऐसा ही जैसा हमने देखा है कि उम्मीदों के बाद भी जीएसटी काउंसिल बहुत छोटे एजेंडे पर काम करती है। तो उस एजेंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो फ्रॉड और फेक इनवाइसिंग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक लागू करने का फैसला लिया गया, जिससे व्यापारियों में इंस्पेक्टर राज शुरू होने का डर है। ये कैसे लागू होगा, इनवाइस देने वालों की पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि पिछले पूरे साल भारत में फेक इनवाइसिंग, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी कंपनियां बनाना, आधार और पैन का इस्तेमाल करके कंपनियां बनाकर टैक्स क्रेडिट लेना, ये बहुत बड़ा स्कैम था जो जीएसटी ने पिछले साल देखा था। तो उसे रोकने की कोशिश जीएसटी काउंसिल ने की। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज किए गए, उन्हें 12% के दायरे में लाया गया। अब मुद्दा है पेट्रोल डीजल को और पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का। पहली बड़ी हर्डल यह है कि राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का पूरा परिवार जीएसटी से बाहर है और अलग अलग राज्यों में दरें ज़्यादा हैं, अलग अलग तरीके की दरें हैं। चूंकि राज्य सरकारों को अब जीएसटी के नियमों के तहत उनके नुकसान की भरपाई नहीं होती, जो 2 साल पहले बंद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल उनकी कमाई का प्रमुख स्रोत है, चाहे वो किसी राज्य की या किसी भी दल की सरकार हो। यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा और इसकी एक समान दर तय की जाएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान राज्य सरकारों को होगा और राज्य सरकारों का एक कहना है कि इस नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की जाए उनके लिए, तब वो ऐसा करेंगे। तो पहली बड़ी चुनौती तो यही है कि राज्य सरकारों को इस पर राजी किया जाए कि वो पेट्रोल उत्पादों पर जो रेवेन्यू कमा रही हैं उसे गंवाने के लिए या उसे छोड़ने के लिए तैयार हों। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दिया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनियों पर, क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है कैस्केडिंग इफेक्ट वाला, टैक्स पर टैक्स वाला, वो डिफाई होगा। भले ही उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उसे 28% के स्लैब में रखा जाए, लेकिन वो फिर जीएसटी के मूल सिद्धांत के अगेंस्ट होगा। और अगर सरकार जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देती है, यानी कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को, उन्होंने जितना पेट्रोल डीजल खरीदा है, गलाया है अपनी गाड़ियों में, अपने कंपनी के कारोबार में खर्च किया है, उस पर दिए गए टैक्स की वापसी करती है, तो पूरा रेवेन्यू का ढांचा चरमरा जाएगा, क्योंकि फिर उतना पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये 2 बड़ी दुविधाएं थी जिस वजह से जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव नहीं आया और ऐसा ही अभी उलझा रहने की संभावना है। लेकिन सर, ये जो अब तो गठबंधन की सरकार है, ऐसे में जीएसटी को लेकर किस तरीके का दबाव बन सकता है या बन रहा है? अब हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से या जो साइडलाइंस पर खबर पता चली कि अब चूंकि गठबंधन की सरकार है और राज्य सरकारें और ज़्यादा बड़ा हिस्सा मांगना चाहती हैं, वित्त आयोग
का गठन हो चुका, उसकी की रिपोर्ट अगले साल आनी है। केरल ने मांग की कि राज्यों को जीएसटी के संग्रह में 60% हिस्सा दिया जाना चाहिए। ये पेशबंदी है भारत में फिनांस कमीशन की रिपोर्ट की तैयारियों के तौर पर। फिनांस कमीशन के सामने राज्यों की तरफ से इस बार संकेत मिल रहे हैं, फिनांस कमीशन के सामने राज्यों की तरफ से इस बार इस बात का दबाव ज़्यादा बनाए जाने की संभावना है कि जीएसटी के नुकसान की भरपाई खत्म हो चुकी है, राज्यों के पास संसाधनों के विकल्प सीमित हैं, उन्हें बाजार से महंगा कर्ज भी मिलता है। ऐसी स्थिति में कुल कर टैक्स कलेक्शन में पूरा जो केंद्र सरकार टैक्स का संग्रह करती है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और ये दबाव इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिखाई दिया, जो कि केरल की तरफ से उठा। माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी अब जीएसटी के ढांचे में कुछ इस तरीके के बदलाव की कोशिश करेंगे जिसमें एक, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार के करों में मिल सके, और दूसरा, अधिकांश उत्पादों को और जो बारा एक स्लैब है उसको ख़त्म किया जाए और अधिकांश उत्पादों को 18% के स्लैब में लाया जाए, जहाँ से रेवेन्यू न्यूट्रल व्यवस्था की तरफ जीएसटी बढ़ सके। ठीक। इस बीच क्वांट म्यूचुअल फंड बाजार नियामक सेबी के निशाने पर है। सेबी म्यूचुअल फंड मैनेजर की निवेश संबंधी गतिविधियों में गड़बड़ी करने के आरोपों को लेकर के क्वांट म्यूचुअल फंड की जांच कर रहा है। सेबी के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते फंड हाउस के ऑफिस में तलाशी ली। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास 80,000 करोड़ रुपए का ईवीएम है। नियमित जांच के दौरान गड़बड़ी का पता चला और पता चलने के बाद सेबी ने यह कार्रवाई की है। कई ऑडिट फर्मों ने भी अपनी जांच में कई चिंताएं जाहिर की हैं। सर, पहले तो ये समझाइए फंड ट्रेडिंग क्या होता क्या है और इसके मायने क्या है? क्वांट म्यूचुअल फंड आखिर सेबी के रडार पर आ ही गया। क्वांट म्यूचुअल फंड की सफलता पिछले दिनों में म्यूचुअल फंड बाजार की सबसे बड़ी सुर्खी थी। 2019 में ये 100 करोड़ के आसपास का फंड था। 93,000 करोड़ के ईएम पर बैठा हुआ 80 लाख फोलियोज इसके पास है। भारत में किसी भी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ इतनी तेज नहीं रही जितनी क्वांट की रही। और अब क्वांट म्यूचुअल फंड में भी वही आरोप लगे, उसी तरीके के सवाल उठे जो इससे पहले उठ चुके हैं, और वो है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग आप शब्द आप बार बार सुनेंगे और आप म्यूचुअल फंड निवेशक होंगे ही, क्योंकि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो मिलते हैं उन्हें ये इस तरीके के स्कैम्स या इस तरीके की चीज़ों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। फ्रंट रनिंग का मतलब है कि म्यूचुअल फंड का मैनेजर अवैध रूप से या अनौपचारिक रूप से सूचनाएं इकट्ठी करके बाजार में निवेश करता है और ट्रेड करता है, और वो भी निवेशकों के पैसे से, इन्वेस्टर्स के पैसे से जो म्यूचुअल फंड में रखा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि सेबी ने ये पाया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी कई स्कीमों में फ्रंट रनिंग की है। कंपनी के मैनेजर्स ने और जो इन्वेस्टमेंट मैनेज करने वाले लोग हैं, उन्होंने तमाम सूचनाओं के आधार पर जो कि वैध नहीं थी उनके आधार पर बाजार में निवेश किया और बाजार को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिसका फ़ायदा उनको मिला है। और और इसलिए क्वांट म्यूचुअल फंड की कई स्कीमों के फंड मैनेजर जांच के दायरे में है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप फंड है, जो 23,000 करोड़ का ईयूएम रखता है, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में और दूसरा क्वांट एक्टिव फंड और तीसरा क्वांट ELSS टैक्स पेयर फंड, इनमें करीब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ईयूएम है, और इन पर यह सवाल उठ रहा है। आपको याद होगा कि ऐसा ही मामला एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ भी 2 साल पहले बना था, जहां सेबी ने कार्रवाई की थी। बिल्कुल। और इस बीच सरकार ने चीनी कंपनियों के भारत में निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। हायर अप्लायंसेस इंडिया को एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 184 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करीब 2.5 साल बाद मंजूरी मिली है। इस कदम से भारतीय कंपनियों ने एक बार फिर चीनी पार्टनर के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने की मंजूरी के लिए फिर से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। सर, चीन से परहेज अब खत्म होने लगा क्या? चीन से परहेज खत्म हो गया, और चौंकाने वाली बात है कि चीन को लेकर जो चुनाव से पहले तक का सरकार का आक्रामक हॉकिश नजरिया था, खासतौर से जो प्रेस नोट 3 जो सबसे ज़्यादा विवाद का विषय रहता है, जिसके तहत चीन की कंपनियों के भारत में निवेश को सख्ती के दायरे में लाया गया था। हम इससे पहले मनी सेंटर में आपको बताते रहे कि कब कब सरकार ने ऐसे संकेत दिए कि चीन की कंपनियों के लिए वो दरवाज़ा खोल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा खोलकर लाल कालीन भी बिछा दिया गया है, उस पर बुलाने की तैयारी भी हो रही है। चीन की कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति दी जा रही है। हायर अप्लायंसेस का 184 करोड़ का निवेश मंजूर हुआ है। ऐसी खबरें हैं जो भारत में वो एसी कंपोनेंट्स बनाने में निवेश करना चाहती है। करीब 2-2.5 साल तक के प्रस्ताव लंबित रहा, ऐसा पता चला है। और ये ऐसा हुआ है कि जो प्रेस नोट 3 जिसके तहत चीनी कंपनियों पर सख्ती की गई थी, उसे उदार करने की बात की गई है। हायर के अलावा एक और महत्वपूर्ण कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसको भारत में निवेश की अनुमति मिलने वाली है माना जा रहा है। इसके अलावा एक कंपनी की चर्चा और भी है, वोल्टास की, जिसको कि जो एक चीनी पार्टनर के साथ भारत में आने वाली है।
तो अब अगर ये परिस्थिति सही है तो पीएलआई स्कीम में पुनर्गठन के साथ, जो कि अगले साल होना प्रस्तावित है, चीनी कंपनियों के लिए भारत में निवेश की राह फिर खुलने वाली है, आसान होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सख्ती, इतनी छापेमारी, इतने आरोप और बहुत सारी कंपनियों पर तरह तरह की कार्रवाई के बाद सरकार आखिर फिर चीनी कंपनियों को बुलाकर इनके कामकाज को पारदर्शी कैसे बनाएगी, महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए अब फटाफट कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं झटपट। देश में 18 जून से लागू हुए विज्ञापन के नए दिशा निर्देशों से विज्ञापनदाता और एजेंसियां परेशान हैं। किसी भी नए विज्ञापन के प्रसारित या प्रकाशित होने से पहले उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। विज्ञापनदाताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में देरी होती है, जिसके कारण एड विलंब से रिलीज होते हैं। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने 5G सेवाएं लॉन्च करने के लिए सभी जरूरतें पूरी कर ली हैं। वोडाफोन आइडिया ने वर्ष 2022 में 17 दूरसंचार सर्किलों में 5G सेवाएं देने के लिए स्पेक्ट्रम हासिल किया था। कंपनी ने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड पर सभी 5G सर्किलों में अपने न्यूनतम रोल आउट का दायित्व को पूरा कर लिया है। निवेशक 7% से अधिक ब्याज देने वाले टर्म डिपॉजिट में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों के कुल टर्म डिपॉजिट में इनकी हिस्सेदारी बढ़ करके मार्च 2024 के अंत तक 64.4% हो गई है, जबकि साल 2023 में मार्च के अंत तक इनकी हिस्सेदारी महज 33.7% थी। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 2 साल से अधिक और 3 साल से कम अवधि के टर्म डिपॉजिट पर 7% ब्याज दे रहा है। सर, ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखिए, ये आंकड़ा ध्यान दीजिए, 64% हिस्सा है बैंकों के टर्म डिपॉजिट में 7% से ऊपर ब्याज दर वाला, जो कि पिछले साल 33% था। यानी बाजार में जो ब्याज दरें में बढ़ोतरी हुई है या बैंकों में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, उसका फायदा निवेशकों ने, बचतकर्ताओं ने जमकर उठाया। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भारत में ऊंची ब्याज दरों का दौर अभी थोड़े समय तक जारी रहेगा। और ये दिख रहा है कि निवेशकों ने अपनी एफडीज बदली हैं, चेंज किया है, और जो भी बैंकों में अपना पैसा रख रहे हैं उन्होंने ऊंचे ब्याज दर वाली बचत स्कीमें चुनी है, जहां 7% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, जो महंगाई की दर के बराबर है। तो बचतकर्ताओं के लिहाज से तो ये बहुत अच्छी खबर है, पर बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैंकों ने जो इतना महंगा डिपॉजिट जुटाया है शॉर्ट टर्म में 7% के आसपास, इसके बदले इसको सर्विस करने के लिए उन्हें इससे ऊंची दर पर कर्ज देना पड़ेगा, और कर्ज की मांग आने वाले समय में कम होने की संभावना है। ब्याज दरें ऊंची हैं, तो ये जो टर्म डिपॉजिट बढ़ रहे हैं ऊंचे ब्याज दर के, ये दरअसल भविष्य में बैंकों के लिए ब्याज दर कम करने की संभावनाओं को और ज़्यादा सीमित कर रहे हैं। और दूसरी, वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, बाजार में स्टॉक भी थोड़ा सा उत्साह भरता दिखाई दे रहा है। लंबे समय बाद वोडाफोन आइडिया अपनी 5G सर्विस की तैयारी कर रही है, जिसमें वो बाजार में पिछड़ी हुई थी। कुछ समय में वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को 5G सेवाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे बाजार में एक तीसरी कंपनी 5G सर्विसेज के बाजार में आएगी, भले ही उसका छोटा सा हिस्सा होगा। और इसी चलते हम देख रहे हैं कि करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ वोडाफोन का शेयर बंद हुआ। सर, अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप आज के कार्यक्रम में जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज